जय उस डायन को। क्या आज रात भी डायन किसी को अपना शिकार बनाएगी? ये जानने के लिए इंतजार करे डायन। एक हत्यारण के अगले चैप्टर का। हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वीरू की ये बात सुनकर जय बोलता है, वीरू कोई न कोई रास्ता जरूर होगा उस डायन को खत्म करने का। बस हमें उस रास्ते को ढूंढना है। वो तो है, लेकिन अगर हमें उस डायन को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। जैसे ये डायन कौन थी, वो डायन क्यों बनी, और सबसे बड़ी बात, वो मासूम बच्चों की हत्या क्यों करती थी। वीरू, क्या इस गांव में ऐसा कोई है जो हमें ये सब बता सके? अंजलि ने वीरू की ओर देखते हुए बोला, जिस पर वीरू बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो उस डायन के बारे में बता सकता है। तभी जय बोल पड़ता है, शायद मैं जानता हूँ कि ऐसा कौन है जो हमें उस डायन के बारे में बता सकता है। ये सुनकर सभी कोई जय की तरफ देखने लगते हैं। तभी अंजलि बोलती है, वो कौन है जय? क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो? जय सबको बताता है, तुम लोगों को वो पागल बुढ़िया याद है जो हमें कल रास्ते में मिली थी जब हम लोग वीरू के यहाँ से वापस आ रहे थे? मुझे लगता है कि वो पागल बुढ़िया उस डायन के बारे में बहुत कुछ जानती है। तुम लोगों ने सुना था ना वो मुझसे क्या बोल रही थी? तभी कार्तिक उसको बताता है, हाँ याद है, वो कह रही थी कि तुम्हारा और उस डायन का कोई खास रिश्ता है और वो डायन तो तुमको भी मार डालेगी। तभी प्रिया जय से बोलती है, नहीं जय, तुम इस डायन के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जय प्रिया की इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, नहीं प्रिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोगों को वापस जाना है तो तुम लोग जा सकते हो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। तभी कुणाल भी बोल पड़ता है, जय मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक एक करके उसके सारे दोस्त उसको बोलते हैं कि वो उसके साथ है, बस प्रिया को छोड़कर। अच्छा जय, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह तैयार रहना, हम सब चलेंगे उस पागल बुढ़िया को ढूंढने। वीरू उनको बोलता है, जिस पर कार्तिक वीरू को बोलता है, वीरू आज तुम यही रुक जाओ क्योंकि अब काफी रात हो गई है और तुम तो जानते ही हो बाहर वो डायन घूम रही है। तभी जय भी बोल पड़ता है, हाँ वीरू आज यही रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि अब इस गांव में और किसी की मौत हो। हर कोई वीरू को बोलते हैं तो वीरू हवेली में ही रुक जाता है। वैसे भी इस दुनिया में वीरू का कोई नहीं था जो उसके लिए चिंतित रहता। वहीं दूसरी तरफ वो खूनी डायन अब भी कपालिका को ढूंढ रही थी ताकि वो उससे महाडायन बनने का मंत्र पूछ सके। आखिर ये कपालिका मुझे कहाँ मिलेगी? कल रात भी मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। खूनी डायन ये सब अपने मन ही मन में बोल रही थी। तभी उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो पालथ ही मारकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। फिर कुछ देर बाद शांत हो गई और वो उठ खड़ी होती है और उड़कर कहीं जाने लगी। वो रूपपुर के सीमा से सटे जंगल में एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के पास उतर जाती है तो वो देखती है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई बूढ़ी लेटी हुई थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखा था और उसके बाल भी एकदम सफेद थे। खूनी डायन उस बूढ़ी के पास जाती है और बोलती है, आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया कपालिका। जिस पर कपालिका एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है, मुझे पता है कामिनी, तू मुझे ही ढूंढ रही है क्योंकि तुझे महाडायन जो बनना है। ये तुम्हें कैसे पता कपालिका कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ? खूनी डायन कपालिका से पूछती है। जिस पर कपालिका खूनी डायन से हंसते हुए बोलती है, मैंने भी आज ठाकुर बलवंत सिंह की लाश देखी थी कामिनी, तभी मैं ये समझ गई थी तूने ही उसको मारा है और अब तू महाडायन बनने के लिए मुझे ही ढूंढेगी क्योंकि तुझे महाडायन सिद्धि मंत्र नहीं आता है। आएगा भी कैसे, मैंने तुझे ये मंत्र सिखाया ही नहीं था। ओह तो ये बात है, हाँ मैंने ही ठाकुर बलवंत सिंह यानी अपने पति को मारा है। चल अब देर मत कर, मुझे वो महाडायन सिद्धि मंत्र बताओ, मैं महाडायन बनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। खूनी डायन कपालिका के पास आते हुए बोलती है, जिस पर कपालिका उसको बोलती है, मरने के बाद भी तेरी ये हड़बड़ाने की आदत नहीं गई है कामिनी। तू ये भूल गई क्या कि अगर किसी को डायन, महाडायन या आकायन बनना हो तो उसे अमावस्या की रात को ही साधना करनी होती है। तब वो खूनी डायन बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं महाडायन बनने की लालसा में ये बात भूल ही गई थी। वैसे अगर तू चाहे तो महाडायन के साथ साथ आकायन भी बन सकती है, कपालिका खूनी डायन को बताती है। ये सुनकर खूनी डायन उससे पूछती है, वो कैसे कपालिका? जिस पर कपालिका उसको बताती है, जिस तरह तूने अपने पति को मार डाला ठीक उसी तरह तू अपने बेटे को भी मार दे। मार दूं अपने बेटे जय को मार दूं, पर कैसे, वो तो यहाँ है ही नहीं।
वो तो शहर में है ना। वो खूनी डायन कपालिका को बोलती है, जिस पर कपालिका बोलती है, तेरा बेटा जय इस गांव में ही है। वो शहर से गांव वापस लौट आया है। जैसे ही खूनी डायन ने ये सुना कि उसका बेटा जय गांव वापस आ चुका है, वो खुश होते हुए बोलती है, क्या सच में मेरा बेटा जय वापस आ गया है? कहाँ है मेरा बेटा जय? कपालिका मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उससे मिलूंगी। बताओ कपालिका। जैसे ही कपालिका खूनी डायन के मुंह से ये सब सुनती है तो वो बोल पड़ती, कामिनी इतना खुश होने की जरूरत नहीं। तू मत भूल कि तू अब बस एक आत्मा है, और सबसे बड़ी बात की, अब तू एक डायन है जो जल्द ही महाडायन बनने वाली है। अगर तू अपने बेटे की मोह में पड़ गई तो तू उसको मार नहीं पाएगी, और अगर तुझे आकायन बनना है तो तुझे अपने बेटे जय को मारना पड़ेगा। तभी खूनी डायन उसको बोलती है, जानती हूँ कपालिका, मैं तो बस एक बार उसको देखना चाहती थी। बेटे की मोह मुझे मेरे मकसद को पूरी करने से नहीं रोक सकती। बस तुम मुझे ये बता दो कि जय इस वक्त कहाँ पर है, मैं उसे बस एक बार देखना चाहती हूँ। जिस पर कपालिका उसको बोलती है, वो कहाँ होगा? वही होगा जहाँ तू एक दिन दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन तू बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कपालिका ने बस इतना बोला ही था कि खूनी डायन उसे टोकते हुए बोलती है, बस बस मैं समझ गई वो कहाँ पर है। तुमको घड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ उस घर में जो हुआ था, आज उसका परिणाम पूरा रूपपुर भुगत रहा है। जिस पर कपालिका उसको बोलती, ठीक है, जाओ दिखाओ अपने बेटे को, तब तक मैं महाडायन बनने की प्रक्रिया में लगने वाले सामानों की व्यवस्था करती है। इसके बाद वो खूनी डायन वहाँ से उड़कर हवेली की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वो हवेली पहुँच जाती है। वो जानती थी कि जय उसको किस कमरे में मिलेगा, और वो उस कमरे में चली जाती जहाँ वो देखती है कि जय इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। जय को देखकर उस खूनी डायन की आंखें नम हो जाती है। शायद उस पर एक माँ की ममता हावी हो रही थी। वो जय के सिर के पास जाकर बैठ जाती है और वो बोलती है, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, मुझे माफ कर देना बेटे। मैं तुमको एक माँ का प्यार नहीं दे पाई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तेरे उस बाप की थी। वो ही नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। मैं उसको कितना कहती थी कि जय को घर वापस ले आओ, कम से कम किसी तीज त्योहार या छुट्टियों में तो ले आओ, पर उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। बेटे, तुम नहीं जानते तुम्हारे उस बाप ने और तेरी उस दादी ने मेरे साथ कितना जुल्म किया था। तभी एकाएक उस पर उसकी डायन प्रवृत्ति एक बार फिर से हावी होने लगती है और उसके मन में एक आवाज गूंजने लगती है, कामिनी, ये तू क्या कर रही है? मत भूल कि अब तू एक डायन की आत्मा है और तेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। तेरे लिए तेरे सारे रिश्ते नाते उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तूने डायन विद्या सीखना शुरू किया था। मत भूल कि इस जय को भी तुझे मारना है। अगर तूने इसको नहीं मारा तो तू कभी आकायन नहीं बन पाएगी। अभी खूनी डायन के मन में ये सब बातें चल ही रही थीं कि तभी जय का मोबाइल बज उठता है। मोबाइल की आवाज से जय की नींद टूट जाती और वो मोबाइल उठाते हुए कहता है, ओह 4 बजे गए, लेकिन 4 बजे का अलार्म मैंने कब लगाया? ओह है, याद आया। इतना कहकर वो मोबाइल रखकर एक बार फिर सो जाता है। खूनी डायन ये सब वही खड़ी होकर देख रही थी। जय उसको नहीं देख पाया था क्योंकि खूनी डायन एक आत्मा थी और जब तक वो नहीं चाहती कि उसे कोई देखे तब तक उसको कोई नहीं देख सकता। वो वही खड़ी होकर कुछ देर तक जय को निहारती रही। उनके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ घंटे बाद जय और उसके सारे दोस्त हवेली के बरामदे पर बैठे हुए थे। सभी कोई अंजलि को बधाई दे रहे थे क्योंकि आज उसका जन्मदिन था, जिस पर अंजलि सबको धन्यवाद बोलती है। तभी वहाँ पर रामदेव भी आ जाते हैं और वो जय से कहते हैं, जय, मुझे पुलिस स्टेशन से मोहन ने फोन किया था और वो कह रहा था कि हम ठाकुर जी का शव ले जा सकते हैं। जिस पर जय कहता है, हाँ तो चलिए, अभी तुरंत चलते हैं और पापा को ले आते हैं। जय की ये बात सुनकर रामदेव कहता है, ठीक है चलो, लेकिन एक काम करो, ठाकुर जी को लाने के लिए तुम और कुणाल मेरे साथ चलो, और जब तक हम ठाकुर जी को लेकर आते हैं तब तक वीरू और कार्तिक ठाकुर जी की अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां करने के लिए यही रुकेंगे। वीरू रामदेव की बातें सुनकर जय से कहता है, रामदेव काका ठीक बोल रहे हैं जय, तुम लोग ठाकुर काका को लेकर आओ, तब तक हम सारी तैयारियां कर लेंगे। जिस पर जय बोलता है, ठीक है वीरू। इतना कहकर जय, कुणाल और रामदेव वहाँ से निकल जाते हैं और वीरू बाकी सबको कहता है, मुझे पता है तुम लोगों ने कल से कुछ खाया नहीं है, तुम लोग चलो पहले कुछ खा लो, उसके बाद हम ठाकुर काका की अंतिम संस्कार में लगने वाले चीजों को लाने के लिए शहर चलेंगे। कुछ देर बाद जय, कुणाल और रामदेव पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं।
और वो वहाँ से मोहन को लेकर अस्पताल की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में मोहन रामदेव से पूछता है, रामदेव, बड़े पंडित का कोई संदेश आया क्या? क्या उन्हें गुरुजी के बारे में कुछ पता चला? जिस पर रामदेव उसको बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता मोहन, क्योंकि ठाकुर जी की ही बड़े पंडित जी से बात होती थी। ओह अच्छा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बड़े पंडित जी जल्द से जल्द गुरुदेव के बारे में पता कर ले। अब गुरुदेव ही हम सबको उस डायन के प्रकोप से बचा सकते हैं। मोहन अपने हाथ जोड़कर बोलता है। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी जय बोल पड़ता है, अच्छा आप लोग एक बात मुझे बताओगे कि ये खूनी डायन कौन है और वो लोगों को क्यों मार रही है? जय का ये प्रश्न सुनकर रामदेव और मोहन एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे मानो वो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि अब हम जय के इस प्रश्न का क्या उत्तर दें। क्या रामदेव और मोहन जय के प्रश्न का उत्तर देंगे? क्या वो उसको बता देंगे कि खूनी डायन कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है? ये जानने के लिए इंतजार करें डायन एक हत्यारन के अगले चैप्टर का। क्या हुआ रामदेव काका, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, ये खूनी डायन कौन है? जय रामदेव से पूछता है, जिस पर रामदेव उसको बोलता है, बेटे वो किसी दूसरे गांव से आई थी, जिस कारण उसको कोई नहीं जानता था। वो तो भला हो गुरुदेव। क्या हुआ रामदेव काका, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, ये खूनी डायन कौन है? जय रामदेव से पूछता है, जिस पर रामदेव उसको बोलता है, बेटे वो किसी दूसरे गांव से आई थी, जिस कारण उसको कोई नहीं जानता था। वो तो भला हो गुरुदेव जी का, जो उन्होंने उसको उस समाधि में कैद कर दिया था, पर पता नहीं किस नासपीटे ने उनकी समाधि को तोड़कर उसको आजाद करवा दिया। अगर उसने आज ऐसा नहीं किया होता तो आज ठाकुर जी जिंदा होते। ओह, मतलब आप भी नहीं जानते हैं कि वो खूनी डायन कौन थी? जय थोड़े चिंतित स्वर में बोलता है। थोड़ी देर बाद वे सब अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां से वो ठाकुर का शव लेकर वापस गांव की ओर चल देते हैं। इस वक्त कुणाल जीप को ड्राइव कर रहा था और उसके साथ मोहन बैठा हुआ था, जबकि जय और रामदेव एम्बुलेंस पर बैठे थे। कुछ देर बाद वे सब अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही वे देखते हैं कि हवेली पर गांव के सारे लोग उपस्थित थे। वे सब बस एक आखिरी बार अपने मुखिया के देखना चाहते हैं। लगभग 1 घंटे बाद ठाकुर के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जाता था, जहां पर वीरू और कार्तिक ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ था। ठाकुर के शव को चिता पर रखा जाता है और जयनम आंखों से अंतिम संस्कार के सारे क्रियाकलाप करता है। तभी रामदेव जय को एक घड़ा देता है जिसमें एक छेद होता है। जय उस घड़े को लेकर चिता की परिक्रमा करता है और फिर घड़े को नीचे गिराकर फोड़ देता है। उसके बाद जय ठाकुर को मुखाग्नि दे देता है। कुछ घंटों बाद ठाकुर पंच तत्व में विलीन जो जाते हैं और सारे लोग श्मशान घाट से वापस अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब रात हो चुकी थी और जय अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वीरू भी उनके साथ था। दोस्तों, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है, जय अपने दोस्तों की ओर देखते हुए बोलता है। जय की ये बात सुनकर कार्तिक बोल उठता है, हाँ बोलो जय, क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कल ही वापस शहर लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को मेरी वजह से कुछ हो। जय उनको ये सब बोलते हुए अपनी जगह से उठ जाता है और खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखने लगता है। जय की ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कुणाल अपनी जगह से उठकर जय के पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है, जय क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानते, जो इस मुश्किल वक्त में तू हमें अपने से दूर जाने को बोल रहा है? जय कुणाल की ये बात सुनकर जय बोलता है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग इस गांव की हालत तो देख ही रहे हो। यहाँ हर दूसरे दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है जो वो खूनी डायन कर रही है। मैं डरता हूँ कहीं वो खूनी डायन तुम लोगों को। जय इतना बोलते बोलते रुक जाता है, पर बाकी सब ये समझ जाते हैं कि जय कहना क्या चाहता था। हम सब चले जाएंगे, पर हमारी एक शर्त है जय, अंजलि जय से बोलती है। उसकी ये बात सुनकर जय बोलता है, शर्त? कैसी शर्त? तभी कार्तिक बोलता है, शर्त ये है कि तुम भी हमारे साथ वापस शहर चलोगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों की ये शर्त नहीं मान सकता। जय थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, ठीक है, तब हम भी वापस नहीं जाने वाले। उसके सारे दोस्त एक साथ बोल पड़ते हैं। जय उनकी बात सुनकर बोलता है, यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोगों को इस गांव में खतरा है। अच्छा, इस गांव में हम लोगों को खतरा है? जरा बताओ, क्या तुमको इस गांव में खतरा नहीं है? क्या अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो खूनी डायन तुमको छोड़ देगी? अंजलि जय को बोलती है। तभी कार्तिक भी बोल पड़ता है, हाँ जय, अब कुछ भी हो हमारे साथ,
अब हम लोग तेरे साथ ही रहेंगे, वो भी इसी गांव में। जय कार्तिक की ये बात सुनकर वीरू के पास जाता है और उसको बोलता है, यार वीरू तू ही समझा इनको। जिस पर वीरू उसको कहता है, इसमें मैं क्या कहूँ इनको, वैसे मुझे लगता है कि तुझे इनकी शर्त मान लेना चाहिए। यार तू भी इनका साइड ले रहा है। जय इतना बोलकर वहाँ से गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके दोस्त वहाँ कुछ देर खड़े रहते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खूनी डायन की गुफा में, जहाँ इस वक्त खूनी डायन कपालिका के साथ बैठी हुई थी। तो तुमने अपने बेटे को देख लिया? कहीं उसे देखकर तुम उसे मारने का इरादा छोड़ तो नहीं दिया ना? कपालिका उस पर तंज कसते हुए बोलती है। कपालिका की ये बात सुनकर खूनी डायन गुस्से में बोलती है, नहीं वो मरेगा जरूर, मैं उसको मार डालूंगी। क्या हुआ अगर वो मेरा बेटा है तो? मुझे आकायन बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। खूनी डायन के मुंह से ये बात सुनकर वो बोलती है, शाबाश कामिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस एक बार तुम महाडायन बन जाओ, उसके बाद तुम्हें बस अपने बेटे को मारना है। उसके बाद तुम्हें इस दुनिया की दूसरी आकायन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी ये बात सुनकर खूनी डायन बोलती है, दूसरी आकायन से तुम्हारा क्या मतलब है? इस दुनिया में न जाने कितने डायन हैं और न जाने कितने ही महाडायन भी होंगे, ठीक उसी तरह आकायन भी होंगे ना। ये सुनकर कपालिका हंसते हुए उनको बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, बस एक बात गलत बोल गई तुम। इस दुनिया में डायन और महाडायन बहुत है, पर आकायन बस एक ही थी। एक ही थी से तुम्हारा क्या मतलब? क्या अब वो आकायन अब नहीं है? खूनी डायन हैरानी से देखते हुए उससे बोलती है। ये सुनकर कपालिका उसको बताती है, इस दुनिया की जो पहली आकायन थी उसका नाम मोहिनी था। करीब आज से 1200 साल पहले वो इसी रूपपुर गांव में ही रहती थी। उसने इन दुनिया में इतना आतंक मचाया था कि सारी दुनिया उसके नाम से ही डरती थी। उसने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वो देवी देवताओं तक को टक्कर दे सकती थी। लेकिन उस कमीने शंकराचार्य ने उसका अंत कैसे कर दिया। अभी कपालिका ने इतना बोला ही था कि खूनी डायन उसको टोकते हुए बोलती है, अंत कर दिया? पर कैसे? अभी तो तुमने कहा था कि वो इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी कि वो देवी देवताओं तक को चुनौती दे सकती थी। तो उस शंकराचार्य ने उसका अंत कैसे कर दिया? ये मैं कभी तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब सुबह भी होने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना, अब चले जाना चाहिए। कपालिका अपने स्थान से उठते हुए बोली और वो वहाँ से निकल जाती है। अब तक सुबह हो चुकी थी, पर जय अभी तक सोया हुआ ही था। पर उसके सारे दोस्त जग चुके थे और वो बगीचे में बैठे हुए थे। तभी उनके पास राजू काका चाय लेकर आते हैं और उनको चाय देते हैं। काका जय अभी तक सोया हुआ ही क्या? वीरू ने राजू काका से चाय लेते हुए पूछा, जिस पर राजू काका उसको बताते हैं कि नहीं वीरू, जय बाबू अब तक सो ही रहे थे। राजू काका ने अभी इतना बोला ही था कि वो देखते हैं कि बहुत से गांव वाले हवेली की ओर ही बढ़े आ रहे थे और उनके साथ रामदेव भी थे। वीरू रामदेव के साथ इतने लोगों को देखकर बोलता है, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह रामदेव काका इतने सारे लोगों के साथ यहाँ आ रहे हैं? क्या कल रात उस डायन ने फिर किसी को मार दिया क्या? अब ये तो वही लोग बताएंगे, चलो जाकर उन्हीं से पूछते हैं। कार्तिक वीरू के सवाल के जवाब देते हुए कहता है। अब तक रामदेव और सारे लोग उन तक पहुँच चुके थे। वीरू और बाकी सब ने रामदेव को नमस्ते कहा और वीरू ने रामदेव से कहा, काका क्या बात, आज आप सब इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? क्या आज भी किसी की लाश मिली है क्या? जिस पर रामदेव वीरू से बोलते हैं, नहीं नहीं वीरू, आज किए की लाश नहीं मिली है और हमने ये भी पता कर लिया है कि आज किसी घर में भी किसी बच्चे की भी हत्या नहीं हुई है। शुक्र है भगवान का कि आज कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिली। कुणाल ने हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला। तभी रामदेव उनसे पूछता है, अरे बच्चों जय कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ नजर नहीं आ रहा। तभी जय की आवाज उन्हें सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ काका, कहिए आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पर, क्या आज भी किसी की? उसने अभी इतना ही बोल था कि रामदेव बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं बेटे, आज किसी की नहीं। ये सुनकर जय बोलता है, ये तो अच्छी बात है काका, फिर आप लोग यहाँ क्या बड़े पंडित जी आ रहे हैं क्या आज? नहीं नहीं बेटे, बड़े पंडित जी अभी तक काशी में ही है, वो तो हम लोग तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। रामदेव उसको बताते हुए बोलते हैं, मुझसे जरूरी बात करनी है? कहिए काका, आप लोगों को क्या कहना है? जय उनको बोलता है, जिस पर रामदेव जय से कहता है, बेटे अब तो ठाकुर जी रहे नहीं, और तुम तो जानते ही हो कि इस गांव की परंपरा रही है कि इस गांव का मुखिया तुम्हारे परिवार से कोई शख्स बनता है, और हम गांव वाले ये चाहते हैं कि अब तुम इस गांव के मुखिया जल्द से जल्द बन जाओ। जय ये सुनकर बोलता है, मुखिया और मैं? नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता।
जिस पर रामदेव उसको समझाते हुए कहता है, बेटा सारे गांव भी यही चाहते हैं कि तुम ठाकुर जी की जगह ले लो। पर मैं कैसे काका? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए काका, मैं आप लोगों को सोचकर बताऊंगा। जय ने अभी इतना बोला ही था कि तभी एक कार हवेली में आकर रुकती है और उस कार से 2 लड़कियां उतरती हैं। जैसे ही प्रिया की नजर उन लड़कियों पर पड़ती है, वैसे ही वो दौड़कर उनमें से एक लड़की के गले लग जाती है और वो उससे बोलती है, यार मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाओगी। तभी वो लड़की उसको बोलती है, मैं और भारती तो कल रात ही यहाँ के लिए निकल गई थी। तभी जय, वीरू और उसके बाकी दोस्त भी उनके पास आ जाते हैं। उस लड़की को देखकर अंजलि प्रिया से बोलती है, अरे प्रिया ये तो तेरी कजिन अमृता है ना? जिस पर प्रिया उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, पर इसके बारे में कैसे जानती है? अंजलि प्रिया को कुछ बोलती उससे पहले रामदेव उनके पास जाकर बोलते हैं, जय बेटे अब हम यहाँ से चलते हैं, जल्दी सोचकर बताना। इतना कहकर रामदेव और बाकी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद प्रिया सबको बताती है, गाइस ये मेरी कजिन अमृता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर है और ये हमारी मदद करने के लिए यहाँ आई है। जय ये सुनकर बोलता है, सालो आखिर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे ना? और तू प्रिया की बच्ची, तू तो उस दिन यहाँ से जाने की बात कर रही थी, अब क्या हो गया जो तू भी अब यही रहना चाहती है? तब प्रिया उसको बोलती है, हाँ मैं जाना चाहती थी यहाँ से, क्योंकि इस गांव में हो रही हत्याओं को देखकर मैं बहुत डर गई थी। लेकिन कल रात जब मैंने देखा कि जब मेरे सारे दोस्त यही रहना चाहते हैं और उस डायन को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो मैंने भी यही रहने का फैसला किया। और कल रात ही मैंने अमृता को फोन करके यहाँ की सारी जानकारी दे दी थी और देखो ये आज सुबह सुबह ही यहाँ पहुँच गई। ये सुनकर जय अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों मुझे माफ कर देना, कल रात के लिए मैंने न जाने तुम लोगों को क्या क्या बोल दिया था। भाई तूने ये सोचा भी कैसे कि हम अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर चले जाएंगे? कुणाल जय के कंधों में हाथ रखते हुए बोलता है। तभी कार्तिक भी बोल पड़ता है, हाँ जय अब हम जिए या मरे, हम अब यही तेरे साथ रहेंगे और साथ मिलकर उस डायन के आतंक से इस गांव को मुक्त करेंगे। तभी प्रिया हंसते हुए बोलती है, ओह हेलो, हो गया तुम लोगों का। और कार्तिक हम क्यों मरेंगे? अगर कोई मारेगी तो वो है वो खूनी डायन, क्यों अमृता? प्रिया ने अमृता की ओर देखने लगती है और वो देखती है कि अमृता जय को ही देखे जा रही थी। ये देखकर वो अमृता के पास जाकर उसके कान में बोलती है, अमृता तू कहे तो जय से तेरी शादी की बात करूँ क्या? ये सुनकर श्वेता उसको मारते हुए बोलती है, चुप कर तू। तभी जय बोलता है, वीरू तुम इनको ले जाकर कुछ खिला पिला लाओ, क्योंकि तुम तो जानते ही हो अभी घर में 3 दिनों तक खाना नहीं बनेगा। ये सुनकर वीरू उसको बोलता है, हाँ वो तो मैं लेकर जाऊंगा ही, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये जो मैडम अभी आई है वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिवी है। ये ऐसा क्या करती है जिससे ये उस डायन को खत्म करने में हमारी मदद करेगी है? वीरू की ये बात सुनकर जय उसको हंसते हुए बताता है, भाई पैरानॉर्मल एक्टिवी नहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बोलते हैं, लेकिन अब तू इनको लेकर जा। और ये क्या करते हैं तू, इनसे ही रास्ते में पूछ लेना ठीक है। वीरू जय की ये बात सुनकर अपना सर खुजलाते हुए बोलता है, चलो, और हाँ ये हंसना बंद करो मुझ पर। क्या हुआ अगर मैं सही से बोल नहीं पाया तो? वीरू ने इतना बोला ही था कि जय उसको आंखें दिखाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, वीरू तूने सुबह सुबह ही गांजा पी लिया है क्या? जय की ये बात सुनकर वीरू बोलता है, नहीं जय, सुबह नहीं, वो कल रात में थोड़ी सी। ये सुनकर सभी कोई हंसने लगते हैं और वीरू सबको नाश्ता करवाने लेकर चला जाता है। वही पुलिस स्टेशन में इस वक्त इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर बलवंत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहा था कि तभी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अपने डेस्क पर पटकते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? क्या जय गांव का मुखिया बनने के लिए राजी हो जाएगा? ये जानने के लिए सुने डायन मोहन ने ये देखकर विक्रम से पूछता है, क्या हुआ साहब? चिस्पकर विक्रम अपने डेस्क पर रखे पानी के गिलास को उठाकर पानी पीते हुए बोलता है, ठाकुर बलवंत सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा हुआ है जो उन रविंद्र के रिपोर्ट में था। बस फर्क इतना है कि ठाकुर के शरीर पर गहरे जख्म लगे हुए थे और उनके दोनों हाथ टूटे हुए थे, साथ ही उनकी रीढ़ की हड्डी भी क्रैक थी। ये सुनकर मोहन थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, पर साहब खूनी डायन तो अपने शिकार को इतना नहीं तड़पाती है, वो सीधा उनके सीने पर वार करके उनका दिल निकाल लेती है। तुम्हें कितना बार बोलूं मोहन, ये काम किसी डायन का नहीं है, ये काम किसी गांव के ही किसी आदमी का है।
विक्रम मोहन से बोलता है। विक्रम की ये बात सुनकर मोहन तुरंत बोल पड़ता है, साहब, आप ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो कि ये काम गांव के ही किसी आदमी का है? मोहन के इस सवाल का जवाब देते हुए विक्रम बोलता है, देखो, जैसा कि तुमने अभी कहा और बाकी गांव वाले भी बोलते हैं कि खूनी डायन अपने शिकार को बिना तड़पाए ही मारती है, लेकिन उसने ठाकुर को इतना क्यों तड़पाया? देखो, मेरे ख्याल से ठाकुर ने उस खूनी को देख लिया था और उन्होंने उस कातिल को पहचान लिया था, जिस कारण उस कातिल ने उन्हें मारने की कोशिश की होगी और उस कातिल और ठाकुर के बीच हाथापाई हुई होगी और हो सकता है कि ये कातिल ठाकुर से ज्यादा बलवान रहा होगा। इतना कहते हुए विक्रम एक बार फिर अपने डेस्क से पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगता है। तभी मोहन कुछ सोचते हुए बोलता है, तो इसका मतलब ये है साहब कि ठाकुर जी को खूनी डायन ने नहीं मारा है? हाँ मोहन, ये काम किसी खूनी डायन का नहीं है, लेकिन जिसका ये काम है वो ज्यादा दिनों तक मुझसे बच नहीं पाएगा। मोहन, तुम एक काम करो, तुम 4-5 पुलिस वालों को तैयार करो और उनको कहो कि वो आज रात से ही रूपपुर में गश्त लगाए। इतना कहकर विक्रम अपनी जेब सिगरेट का पैकेट निकलकर उन पैकेट से एक सिगरेट निकलकर उसे जलाते हुए उसको अपने होठों से लगाकर एक कश लेते हुए अपने मन में बोलता है, तुम मुझसे ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकते। तभी मोहन उससे बोलता है, ठीक है साहब, लेकिन मैं उन पुलिस वालों के साथ नहीं जाऊंगा। मोहन की ये बात सुनकर विक्रम बोलता है, ठीक है, अब जाओ और मेरे लिए एक चाय लाने को बोलो। वहीं दूसरी तरफ वीरू और बाकी सब नाश्ता करके वापस हवेली की ओर जा रहे थे। तभी वीरू उनसे बोलता है, हाँ तो अब तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, तो अब बताओ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्या होता है और ये लोग क्या करते हैं? उसकी ये बात सुनकर कार्तिक उससे बोलता है, अरे वाह वीरू, इस बार तो तुमने बिल्कुल सही से बोला। कार्तिक की ये बात सुनकर वीरू बोलता है, वो क्या है ना, जब हम नाश्ता कर रहे थे तब मैंने इस शब्द को मन ही मन बहुत बार बोलकर इसका अभ्यास किया था। ये सुनकर कार्तिक उससे मजाकिया अंदाज में बोलता है, अरे वाह वीरू, तुम तो काफी तेज हो भाई। कार्तिक की इस बात पर वीरू उसको कहता है, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले मुझे बताओ कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या है। तभी अमृता उनकी ये बात सुनकर उसको बताती है, वीरू देखो, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनका समझ पाना हमारे समझ से परे होता है। मान लो कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमारे पीछे से किसी प्रकार की परछाई हम लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो वह परछाई गायब हो चुकी होती है। वर्टिकल बार इस प्रकार की घटना हम सब के साथ जीवन में घटित होती है और ऐसी घटनाओं को ही हम लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में असामान्य गतिविधि कहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं जब हमारे साथ घटित होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सुनकर वीरू अमृता से कहता है, अच्छा तो ये होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्यों कहते हैं और तुम क्या करते हो? वीरू के इस प्रश्न का जवाब देते हुए अमृता उसको बताती है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को हिंदी में असामान्य विशेषज्ञ कहा जाता है और हम लोग इस प्रकार की असाधारण घटनाओं या भूत प्रेत आदि से जुड़े हुए चीजों पर रिसर्च करते हैं, यानी काम करते हैं। हम लोग जिस प्रकार के काम करते हैं वो काम एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इस काम लिए बहुत ही हिम्मत और बेहद ही सावधानी बरतनी जरूरी होती है, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर भी साबित हो सकते हैं और हम लोगों की जान भी जा सकती है। बाप रे, यानी तुम लोग भूत प्रेतों को बारे में पता करते हो, तुम लोगों को ये सब काम करने में डर नहीं लगता? वीरू चौंकते हुए अमृता से बोलता है, जिस पर अमृता उसको हंसकर बताती है, नहीं, अगर हमें डर लगता तो हम भला ये काम क्यों करते? तभी वीरू उससे एक बार फिर पूछता है, अच्छा क्या तुमने कभी भूत प्रेतों को देख है और तुम लोग ये काम किस प्रकार करते हो? जिस पर अमृता उसको बताती है, हाँ, कई बार हमारा सामना इन चीजों से हुआ है और हम ये काम अपने कुछ खास गैजेट्स यानी सामानों के जरिए करते हैं। चलो मैं तुमको अपने गैजेट्स दिखती हूँ। कुछ देर बाद वे सभी हवेली पहुँच चुके थे और भारती ने अपने हाथों में एक बहुत बड़ा सूटकेस पकड़ा हुआ था, जिसे वो अमृता के दे देती है। अमृता उसे खोलकर उससे कुछ गैजेट्स निकलती है और उनके बारे में बताने लगती है। अच्छा तो इन सामानों की नहीं इन गैजेट्स की सहायता से तुम लोगों भूत प्रेतों के बारे में पता करते हो। वीरू उन गैजेट्स को देखते हुए बोलता है। तभी जय उस पर हंसते हुए बोलता है, इन्हें गैजेट्स नहीं गैजेट्स बोलते हैं। जिस पर वीरू मुंह बनाते हुए बोलता है, हाँ हाँ गैजेट्स ही बोलते हैं,
पर इसमें हंसने वाली क्या बात थी जो तुम हंस रहे हो? क्या हुआ जो मैंने इनको गैजेट्स की जगह गडेट्स बोल दिया? मैं तुम लोगों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है बोलना में। जिस पर जय उससे बोलता है, भाई वीरू माफ कर दे मुझे, अब अगर तेरा हो गया हो तो अब थोड़ी काम की बात कर ले। ये कहकर वो अमृता से पूछता है, तो अमृता तुम्हारा प्लान क्या है? कैसे पता करोगी तुम उस खूनी डायन के बारे में? इससे पहले अमृता कुछ कह पाती, तभी वे सब देखते हैं कि रामदेव अपने साथ बड़े पंडित जी के साथ उनकी तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। जैसे ही वे लोग उनके पास पहुंचते हैं, जय बड़े पंडित जी को प्रणाम करता है। जी ये देख बाकी लोग भी बड़े पंडित जी को प्रणाम करते हैं। तभी जय बड़े पंडित जी से पूछता है, बाबा क्या आपके साथ गुरु अर्जुन देव भी आए हैं क्या? जय की ये बात सुनकर रामदेव थोड़ी चिंतित स्वर में बोले, नहीं जय, बड़े पंडित जी के साथ गुरुदेव नहीं आए हैं, लेकिन बड़े पंडित जी के साथ गुरुदेव के 2 शिष्य जरूर आए हैं जो हमारी मदद करेंगे। तभी बड़े पंडित जी भी बोल पड़ते हैं, हाँ, और ये दोनों ही गुरुदेव के श्रेष्ठ शिष्य हैं। अच्छा, तो वे दोनों इस वक्त कहाँ हैं और आप लोगों ने उनकी ठहरने की व्यवस्था कर दी है ना? जय बड़े पंडित जी और रामदेव से पूछता है। जय की इस सवाल का जवाब देते हुए रामदेव कहता है, हाँ, मैंने उनके ठहरने की व्यवस्था गांव के सामुदायिक भवन में करवा दिया है। चलो ठीक है, लेकिन बड़े पंडित जी आपको गुरुदेव के बारे में कुछ पता चला कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं? जय बड़े पंडित जी से पूछता है। जय के इस सवाल का जवाब देते हुए बड़े पंडित जी उसको बताते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं पता चालक जय, जब मैं काशी पहुंचा तो मुझे पता चला कि जब से गुरुदेव हमारे गांव से वापस काशी गए थे, तभी से वो बहुत विचलित रहते थे और उनके मन में ऐसी कोई बात थी जो उन्हें अंदर परेशान किए जा रही थी, और एक दिन वो किसी को बिना बताए कहीं चले गए। बड़े पंडित जी की ये बात सुनकर रामदेव बोलता है, यह हम गांव वालों की बदनसीबी ही है जो पहले वो खूनी डायन अपने समाधि से आजाद हो गई और वो अपना तांडव इस गांव में मचा रही है, और जो उस डायन को रोक सकते थे उनका भी कहीं कुछ आता पता नहीं। तभी कार्तिक बोलता है, अरे आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? बड़े पंडित जी के साथ गुरुदेव के 2 शिष्य आए हैं ना, वो जरूर ही खूनी डायन को खत्म करने का कोई न कोई उपाय कर ही लेंगे। कार्तिक की ये बात सुनकर बड़े पंडित जी कहते हैं, वैसे मुखिया जी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हैं क्या वो जय? बड़े पंडित जी की ये बात सुनकर सब लोग खामोश रहते हैं और तभी जय उनको बताता है, बड़े पंडित जी अब पापा हमारे बीच नहीं रहे, उनको भी उस खूनी डायन ने मार डाला। जैसे ही जय उनके ये बताता है, वैसे ही बड़े पंडित जी के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस पर रामदेव उनसे कहते हैं, हाँ बड़े पंडित जी ये सच है, उस खूनी डायन ने मुखिया जी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े पंडित जी ये कहते कहते हवेली से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख वहाँ खड़े सभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बड़े पंडित जी वहाँ से ऐसे क्यों चले गए। मैं देख कर आता हूँ कि आखिर ये बड़े पंडित जी एकाएक कहाँ चले गए। ये कहकर रामदेव भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। वो देखते हैं कि बड़े पंडित जी हवेली से निकलकर सीधा गांव के सामुदायिक भवन की ओर जा रहे थे और उन्होंने बड़े पंडित जी को आवाज देकर उन्हें रुकने को कहा, जिसे सुनकर बड़े पंडित जी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कुछ क्षण पश्चात रामदेव उन तक पहुंच जाते हैं और वो बड़े पंडित जी से पूछते हैं, क्या हुआ बड़े पंडित जी, आप हवेली से इस तरह क्यों निकल आए? जिस पर बड़े पंडित जी घबराते हुए बोलते हैं, रामदेव जी बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और इसकी शुरुआत ठाकुर जी की मौत के साथ ही हो चुकी है। जिस पर रामदेव कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप किस बड़े अनर्थ की बात कर रहे हो? यहाँ नहीं रामदेव, सामुदायिक भवन में चलो, वहीं मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ और अब शायद गुरुदेव के शिष्य ही इस अनर्थ को रोकने के कोई उपाय कर सके। इतना कहकर बड़े पंडित जी और रामदेव सामुदायिक भवन की ओर चल देते हैं। वहीं हवेली में भी सब इसी बात को लेकर परेशान थे कि आखिर बड़े पंडित जी एकाएक वहाँ से इस तरह क्यों चले गए। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बड़े पंडित जी यहाँ से इस तरह चले गए। खैर ये छोड़ो, और तुम बताओ अमृता की आखिर तुम उस खूनी डायन के बारे में कैसे पता लगाओगी या उसको कैसे रोकोगी? वीरू ये सब अमृता से पूछता है। तब अमृता उसको बताती है, देखो जहाँ तक मुझे प्रिया ने बताया है उससे तो मैं बस इतना समझ पाई हूँ कि वे खूनी डायन पहले सिर्फ मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन जब से वो अपनी समाधि से आजाद हुई है तब से वो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी हत्या कर रही है। वो बड़ों की हत्या क्यों कर रही है ये तो सबको पता है,
लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो बच्चों की हत्या क्यों कर रही थी। अमृता की ये बात सुन वीरू तुरंत बोल पड़ता है। बच्चों की हत्या क्यों करती थी? वो उनका दिल खाने के लिए उनकी हत्या करती थी। ये तो गांव में सब कोई जानता है। तब उसको अमृता बताती है, नहीं वीरू, वो बस बच्चों के दिल खाने के लिए हत्या नहीं करती थी। डायन जब भी कोई हत्या करती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। बस हमें अब कहीं से ये पता करना होगा कि वो ऐसा क्यों करती थी। क्या इस गांव में ऐसा कोई है जो हमारी मदद कर सके? तभी जय को उस पागल बुढ़िया की याद आ जाती है। वो झट से कहता है, हाँ, शायद इस गांव में है कोई ऐसा जो हमें उस डायन के बारे में बता सकता है। वीरू जय को आश्चर्य से देखते हुए बोलता है, ऐसा कौन है जय जिसे तुम जानते हो पर मैं नहीं? तभी जय उस पागल बुढ़िया के बारे में सबको बताता है। हालांकि ये बात कुणाल, कार्तिक, प्रिया और अंजलि भी जानती थी। अच्छा, उस बुढ़िया ने तुम्हें ऐसा कहा? तब तो वो बुढ़िया हमें बहुत कुछ बता सकती है जय। हमें उस बुढ़िया को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अमृता जय की ओर देखते हुए बोलती है। तभी वीरू एक बार फिर से बोल पड़ता है, तुम लोगों को उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी। कहो तो मैं तुम सबको अभी उसके पास ले चलता हूँ। वीरू की ये बात सुनकर जय तुरंत बोल पड़ता है, तो इंतजार किसका कर रहे हो? चलो अभी हमें उस बुढ़िया के पास ले चलो। आखिर मुझे भी जानना है कि आखिर क्या रिश्ता है मेरा उस खूनी डायन के साथ। हाँ चलो, अभी लिए चलता हूँ। इतना कहकर वीरू सबको अपने साथ लेकर उस बुढ़िया से मिलने चला जाता है। जबकि उधर बड़े पंडित जी और रामदेव सामुदायिक भवन में पहुंच चुके थे और बड़े पंडित जी ने गुरुदेव के शिष्यों से बोलते हैं, आप लोगों को तुरंत कुछ करना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बड़े पंडित जी की ये बात सुनकर एक शिष्य ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? आप किस अनर्थ की बात कर रहे हो? आप पहले थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद सारी बातें विस्तार पूर्वक बताना। ये बात सुनकर बड़े पंडित जी बोलते हैं, महाराज, आराम करने का वक्त नहीं है। उस खूनी डायन ने अपने पति को मार डाला है और अब वो महाडायन बन जाएगी, और अगर वो महाडायन बन गई तो वो और भी खतरनाक हो जाएगी। तभी उस शिष्य ने कहा, क्या उसने अपने पति को मार डाला? ये कब किया? उसने पूर्णिमा से पहले या पूर्णिमा के बाद? तभी रामदेव उनको बताता है कि महाराज, उस डायन ने अपने पति को पूर्णिमा के बाद मारा था, यही 2 दिन पहले। ओह, तब तो हमारे पास उस खूनी डायन को रोकने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि वो महाडायन बनने की प्रक्रिया इस आने वाली अमावस्या को करेगी। अगर हमें उसको महाडायन बनने से रोकना है तो उसको इस आने वाली अमावस्या से पहले हर हाल में रोकना होगा। आगे क्या होने वाला है रोकना होगा, पर आप उसको ऐसा करने से कैसे रोकेंगे? क्या आपके पास उसे ऐसा करने से रोकने का कोई उपाय है? बड़े पंडित जी उस शिष्य से पूछते हैं, जिस पर वो शिष्य उनको कहता है, फिलहाल तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, पर मैं और लोकनाथ जी जरूर कोई न कोई उपाय जरूर सोच लेंगे। तभी लोकनाथ जी भी बोलते हैं, रामेश्वर जी, उपाय तो कर लेंगे, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कि वो खूनी डायन अपना ये अनुष्ठान कहाँ पर करने वाली है। जिस पर रामेश्वर जी उनको बताते हैं, हाँ, आपने सही कहा, पर आप एक बात भूल रहे हैं कि किए डायन को महाडायन बनने के लिए उसको किसी कुंवारी लड़की के खून की जरूरत होगी, और उसके लिए वो इस गांव में जरूर आएगी, और जब वो आएगी तब हमारे पास केवल एक मौका होगा उस खूनी डायन को फिर से कैद करने का। ये सुनकर रामदेव उनसे हाथ जोड़कर बोलता है, अब आप दोनों का ही सहारा है। आपको उस खूनी डायन को रोकने के लिए जिन जिन सामग्रियों की जरूरत है वो हमें बता दीजिए, हम उन सामानों का प्रबंध करवा देंगे। जिस पर लोकनाथ जी उसको कहते हैं, जी, हम आपको उन सामग्रियों की सूची कल दे देंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ से निश्चित होकर अपने अपने घर जाइए। हम लोग थोड़ा आराम करके आज रात से ही अपने मंत्रों के द्वारा इस गांव को बांधने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। वहीं दूसरी तरह वीरू सभी लोगों को उस जगह पर ले जाता है जहां वो पागल बुढ़िया उन्हें मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही वो सब उस जगह तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां वो पागल बुढ़िया नहीं थी। ये देखकर वीरू बोलता है, यार पता नहीं आज वो बुढ़िया कहाँ चली, हमेशा तो इसी पीपल के पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। तभी जय उसको बोलता है, भाई तुझे सच में पक्का यकीन है कि वो पागल बुढ़िया यही लेटी रहती है? जिस पर वीरू बोलता है, हाँ भाई, मेरा यकीन कर, वो बुढ़िया यहीं पर लेटी रहती है, पर आज पता नहीं वो कहाँ चली है। वीरू की ये बात सुनकर कार्तिक बोल पड़ता है, हो सकता है वो पागल बुढ़िया गांव में गई होगी खाना वाना मांगने। तभी वीरू अपना सर खुजलाते हुए बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है कार्तिक, पर अब क्या करे? क्या उसे गांव में ढूंढने चले? नहीं छोड़ो, आज चलो वापस चलते हैं। अगर वो रास्ते में हमें कहीं मिल गई तो ठीक है, वरना उसे हम बाद में ढूंढेंगे। जय है बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है।
उसे जाते देख बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अच्छा अमृता, क्या तुम ये बता सकती हो मुझे कि ये चुड़ैल और डायन में क्या अंतर होता है? वीरू अमृता से पूछता है, जिस पर अमृता उसको बताती है कि हाँ, डायन और चुड़ैल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों ही समाज की आलोचनाओं का शिकार वो औरतें हैं जिसमें एक मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है तो वही दूसरी जिंदा रहकर डायन। डायन शब्द इसलिए क्योंकि ये जिंदा होते हुए इंसानी खून और मांस से प्रयोग करती रहती है। चुड़ैल एक मृत औरत की आत्मा होती है जो भटकती रहती है, जबकि डायन एक कबीले के रूप में दुर्लभ काले जादू ज्ञान का अर्जन करती रहती है। यही नहीं, चुड़ैल बुरी हो सकती है लेकिन डायन हमेशा नहीं। इसकी मुख्य वजह में किसी के द्वारा यौन शोषण और बाद में हत्या कर देना, बच्चे को जन्म देते समय मर जाना, संतान न होने की वजह से इस समाज द्वारा दुत्कारना शामिल है। डायन को हम शैतान की पूजा करने वाली या फिर जादू टोना करने वाली मान सकते हैं। उनका जीवन इसी तरह अपनी गुप्त विद्या को आगे बढ़ाने में बीतता है और वो हमारे साथ ही इस समाज में रूप बदल कर रहती है। चुड़ैल ज्यादातर वो बनती है जिनका यौन शोषण होने के बाद हत्या कर दी जाती है। इसकी वजह से वो ज्यादातर सुनसान जगहों पर लोगों का शिकार करती है और उन्हें अपने रूप जाल में फंसाकर मार देती है। इनकी शक्तियाँ ज्यादातर मायावी होती है। अमृता की ये बातें सुनकर वीरू बोलता है, अच्छा ये बताओ कि क्या एक डायन की शक्तियाँ उसकी चोटी में होती है? उसकी इस प्रश्न का जवाब देते हुए अमृता उसको बताती है कि लोगों का मानना है कि डायन खतरनाक होती है और उनकी शक्ति उनकी चोटी में होती है। ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डायन इंसानों से नफरत करती है, इसलिए उनसे दूर रहना पसंद करती है। ऐसे में अगर कोई उनके आसपास जाता है तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। ऐसा भी हुआ है कि लंबे समय से बांझ रही औरत को हमारा समाज अपनाने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ये समाज से दूर होती चली जाती है। तभी कुणाल अमृता की बातें सुनकर बोलता है, अच्छा अमृता, एक बात बताओ, तुमने अभी कहा कि डायन एक जिंदा औरत होती है और चुड़ैल एक औरत की मृत आत्मा, लेकिन इस गांव में जो डायन है वो भी तो एक आत्मा ही है, तो फिर इसको सब लोग डायन क्यों कहते हैं? कुणाल की ये बात सुनकर अमृता उसको हल्की मुस्कान के साथ बताती है, गांव वाले उसको डायन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो जिंदा थी तब वो एक डायन ही थी। ये सब बातें करते करते वे लोग कब हवेली तक पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वही पुलिस स्टेशन में मोहन इंस्पेक्टर विक्रम के पास जाता है और उसे कहता है, साहब मैंने बड़ी मुश्किल से 5 पुलिस वालों की टीम बनाई है जो आज रात को रूपपुर में पेट्रोलिंग करेगी। विक्रम उसकी ये बातें सुनकर बोलता है, ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि ये जो हत्याएं हो रही है वो कौन कर रहा है इस डायन के नाम के आड़ में। अब तक रात के 11 बज चुके थे और पूरे रूपपुर में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सारे गांव वाले ने अपने आप को अपने घरों में कैद कर लिया था। इधर पुलिस वाले भी पेट्रोलिंग के लिए निकल चुके थे। वे लोग जैसे ही उस टूटे समाधि स्थल पर पहुंचते हैं जहां कभी वो डायन कैद थी, वो देखते हैं कि उस स्थल पर एक औरत बैठी हुई थी जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल काफी लंबे लंबे थे जो खुले हुए थे। उस औरत को देखकर एक पुलिस वाला बोलता है, ये कौन है जो इतनी रात को इस सुनसान जगह पर अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठी हुई है? तभी एक दूसरा पुलिस वाला बोलता है, रुको मैं पूछ कर आता हूँ इससे। वो इतना कहकर उस औरत के पास जाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत उनको कोई जवाब नहीं देती, जिससे वो पुलिस वाला उसको बोलता है, बहरी हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ? बता कौन है तू और इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो औरत धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ तेरी मौत। इतना कहकर वो औरत अपना सर अचानक से ऊपर उठा लेती है। उस औरत का चेहरा इतना डरावनी थी जिसे देखकर वो पुलिस वाला अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी वो पुलिस वाला जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। वो देखता है कि उसके पैरों में कोई रस्सी जैसी चीज लिपटी हुई थी। अब तक पेट्रोलिंग जीप में बैठे बाकी पुलिस वाले भी जीप से उतर चुके थे और वे लोग उस पुलिस वाले के पास आने लगते हैं जो जमीन पर अब भी गिरा हुआ ही था। लेकिन जब तक वे लोग उस पुलिस वाले तक पहुंचते हुए देखते हैं कि वो पुलिस वाला हवा में उल्टा लटक जाता है। बाकी पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एकाएक ये क्या हो रहा था। तभी 2 पुलिस वाले उस औरत के पास जाकर उसको बोलते हैं, कौन है तू, नीचे उतार हमारे साथी को। तभी वो औरत उन पुलिस वालों को बोलती है, नीचे तो उतार दूंगी पर बदले में मुझे कुछ चाहिए तुम लोगों से, बोलो दोगे मुझे तुम लोग? ये सुनकर वो दोनों पुलिस वाले उस औरत से पूछते हैं,
हाँ हाँ हम देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इतना कहकर वो दोनों पुलिस वाले उस औरत के पास चले जाते हैं। तभी वो औरत उनको बोलती है, तो ठीक है, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए, बोलो दे सकते हो तुम लोग आप जान। इतना कहकर वो औरत उन दोनों पुलिस वालों की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें भी हवा में लटका देती है। तुम लोगों ने अभी तक कुछ बोला नहीं, बोलो दोगे अपनी जान? नहीं दे सकते ना, कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगी तुम लोगों की जान। वो औरत इतना कहकर औरत जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वहीं थोड़ी दूर में खड़े दोनों पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे जाकर अपने साथियों को बचाए। वे दोनों वापस जीप की ओर भागने लगते हैं और जीप तक जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंचते हैं और जीप में बैठकर उसे स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें जाते देख वो औरत बोलती है, तुम्हारे साथी तो बड़े डरपोक निकले, वे तुम लोगों को यही मेरे हाथों मरने के लिए छोड़कर चले गए। हाँ हाँ हाँ। इतना कहकर वो औरत एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और उनसे अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए उन दोनों पुलिस वालों को जमीन पर इतनी जोर से पटक देती है कि उनकी रीढ़ की हड्डियों से कड़कने की कड़ाक से आवाज आती है। उनको नीचे पटकने के बाद वो औरत एक पुलिस वाले के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसके सीने पर अपना हाथ फेरने लगती है। तभी एक पुलिस वाला उससे दर्द से कराहते हुए पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर वो औरत उसको हंसते हुए बोलती है, मैं कौन हूँ तू ये जानकर क्या करेगा? अच्छा छोड़, तुझे बता ही देती हूँ, क्योंकि तू अब मरने वाला है और मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी हुई चाहिए, तो मैं हूँ तेरी मौत कामिनी, एक खूनी डायन। इतना कहकर उस औरत यानी खूनी डायन ने अपने पंजे उस पुलिस वाले के सीने में घुसा देती है। उसके सीने से खून के फव्वारे निकल पड़ते हैं जो जाके उस खूनी डायन के चेहरे पर पड़ती है। वो अपनी जीभ को लंबी कर अपने चेहरे पर लगे खून को चाटने लगती है और एक ही झटके में अपना हाथ उस पुलिस वाले के सीने से निकल लेती है और उसके हाथों में उस पुलिस वाले का दिल होता है। वो यही सब दोनों पुलिस वालों के साथ करती है और उन तीनों का दिल अपने साथ लेकर चली जाती है। कुछ क्षण बाद वही दोनों पुलिस वाला पर वापस आते हैं जो खूनी डायन के डर से वहाँ से भाग गए थे, पर असल में वे लोग वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद वापस आ गए थे और छिपकर उस खूनी डायन को अपने साथियों की हत्या करते हुए देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फोन से पुलिस स्टेशन में कॉल किया, जहां से उन्हें ये निर्देश मिला कि वे लोग तुरंत वापस पुलिस स्टेशन आ जाएं। अब तक ये खबर विक्रम तक पहुंच चुकी थी और वो भी अपने पुलिस क्वार्टर से पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, वे देखता है कि मोहन सोहन और बाकी पुलिस वाले जो इस वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को घेर कर रखा हुआ था। वे दोनों पुलिस वाले अभी भी इतने डरे हुए थे कि वो अभी भी डर के मारे कांप रहे थे। विक्रम उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? क्या तुम लोगों ने उसे देखा था? जिस पर वे दोनों विक्रम को सारी बात बता देते हैं कि कैसे उस खूनी डायन ने उनके 3 साथियों को मार डाला। उनकी ये बात सुनकर विक्रम उनसे पूछता है, क्या तुम लोगों ने उस पर गोलियां चलाई थी? जिस पर वे लोग कहते हैं, साहब, जो जिंदा ही न हो उस पर बंदूक की गोलियां क्या असर करती? ये बात सुनकर विक्रम उनसे गुस्से से पूछता है, तुम लोगों से मैं जो पूछ रहा हूँ तुम लोग वो बताओ, क्या तुमने उस पर गोलियां चलाई थी या नहीं? विक्रम के इस सवाल पर वे लोग अपना सर ना में हिला देते हैं। ये देखकर विक्रम उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, गधे हो तुम लोग, बेवकूफ, उस खूनी ने तुम लोगों के सामने तुम्हारे 3 साथियों को मार डाला और तुम लोग बस छिपकर तमाशा देख रहे थे। लानत है तुम जैसे पुलिस वालों पर। तभी मोहन उसके पास आता है और कहता है, साहब, पहले आप ये देख लो, उसके बाद इनको कुछ कहना। इतना कहते हुए मोहन ने एक मोबाइल फोन विक्रम की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिस पर उसने एक वीडियो चलाया हुआ था। उस वीडियो को देखकर विक्रम बोल पड़ता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या देख लिया था विक्रम ने उस वीडियो में? ये जानने के लिए इंतजार करे डायन एक हत्यारन के अगले चैप्टर का। ये कैसे हो सकता है? आखिर एक औरत में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो अपने दोनों हाथों से एक एक आदमी को उठा सकती है? विक्रम ने उस वीडियो को देखते हुए हैरानी भरे स्वरों में कहा। तभी मोहन उसे बोलता है, साहब, आप उस तीसरे पुलिस वालों को देख ही नहीं रहे, जरा उसको भी देखिए, वो कैसे हवा में तैर रहा है। जैसे ही विक्रम उस पुलिस वाले को देखता है, वो भौचक्का रह जाता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ साहब? अब तो आप मानोगे ना कि ये सारी हत्याएं वो खूनी डायन ही कर रही है।
मोहन विक्रम को पानी का गिलास देते हुए बोलता है। विक्रम उससे पानी का गिलास लेते हुए बोलता है, हाँ हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद इन सब चीजों पर मैं कभी विश्वास नहीं करता। अच्छा, ये फोन किसका है? आखिर इस फोन से रात में भी इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हो गई? तभी एक पुलिस वाला सामने आकर बोलता है, साहब ये मेरा फोन है, और रही वीडियो की बात, ये इस फोन में नाइट विजन कैमरा है जिसकी मदद से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। पर साहब आप हमें माफ कर देना, हम उन तीनों को नहीं बचा पाए। इतना कहकर वो पुलिस वाला अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। ये देखकर विक्रम बोलता है, अगर तुम लोग उनको बचाने की कोशिश भी करते तो शायद तुम लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। विक्रम इतना कहकर मोहन की ओर देखते हुए बोलता है, मोहन, इस खूनी डायन को कैसे रोका जा सकता है? क्या तुम्हें कुछ पता है? जहाँ तक मुझे पता है, गांव वाले भी जरूर इस खूनी डायन को रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रहे होंगे। जिस पर मोहन विक्रम को ये बताता है कि बड़े पंडित जी काशी से गुरु अर्जुन देव के 2 शिष्य को लेकर आए हैं और वो कोई उपाय करने वाले हैं इस खूनी डायन का। ओह, लेकिन मोहन, क्या हमें उन तीनों पुलिस वालों की लाशों को लाने अभी जाना चाहिए या सुबह होने का इंतजार करना चाहिए? जिस पर मोहन विक्रम को कहता है, साहब मेरे ख्याल से सुबह होने के बाद ही हमें वहाँ जाना चाहिए। हालांकि मोहन ये जानता था कि पुलिस वालों की हत्या जिस तरह से उस खूनी डायन ने किया था, उस वजह से इंस्पेक्टर विक्रम के मन में भी कहीं न कहीं उस खूनी डायन के प्रति डर जाग गया था, और मोहन ये भी नहीं चाहता था कि उस जगह पर अभी जाने के कारण और किसी की जान जाए। जिस पर विक्रम उसको बोलता है, ठीक है, सुबह होने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ घंटों बाद जब सुबह हो जाती है, तब विक्रम अपनी पुलिस टीम के साथ उस घटना स्थल के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गांव वाले वहाँ पर पहले से मौजूद थे। विक्रम वहाँ ज्यादा कुछ करता नहीं, बस उन पुलिस वालों की लाशों को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और बाकी पुलिस वालों को भी पुलिस स्टेशन जाने को बोल देता है। उसके साथ केवल मोहन होता है। वहीं पास में ही बड़े पंडित और रामदेव भी खड़े थे, जो रामेश्वरम जी और लोकनाथ जी से बातें कर रहे थे। मोहन उन्हें देखकर विक्रम के साथ उनके पास पहुंच जाता है। वो बड़े पंडित जी और बाकियों को प्रणाम करता है। उसे ऐसा करते देख विक्रम भी उन्हें प्रणाम करता है। मोहन बड़े पंडित जी से कहता है, क्या इस खूनी डायन को रोकने का कोई इंतजाम किया इन्होंने? जिस पर बड़े पंडित जी उसको बताते हैं, हाँ, हम उसी सिलसिले में रामेश्वरम जी से चर्चा करते। उसे रोकने का उपाय तो हमें अभी नहीं मिला है, पर हम अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐसा प्रबंध कर देते हैं जिससे वो खूनी डायन आपके इस गांव में प्रवेश न कर पाए और वो किसी की हत्या न कर सके। रामेश्वरम जी उनसे कहते हैं। ये सुनकर बड़े पंडित जी कहते हैं, जी अभी ये भी सही रहेगा, कम से कम वो किसी की जान तो नहीं ले पाएगी। लेकिन रामेश्वरम जी, आप लोग उसे रोकने का उपाय जल्दी से सोचिए। ठीक है, आप काले तिल और काले सरसों के दानों का प्रबंध करें जल्दी से, और ये दोनों चीजें इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि आपके पूरे गांव को इससे घेरा जा सके। रामेश्वरम बड़े पंडित जी से कहते हैं। ये सुनकर विक्रम रामेश्वरम जी से पूछ पड़ता है, लेकिन आप इतने सारे तिल और सरसों के दानों से क्या करोगे? विक्रम प्रश्न सुनकर लोकनाथ जी उसको बताते हैं, बेटे, हम इन काले तिल और काले सरसों के दानों को अभिमंत्रित करके इस गांव के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे, जिससे वो खूनी डायन इस गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह सुनकर विक्रम बोलता है, ठीक है बाबा, पर अगर उस खूनी डायन को अगर इस सुरक्षा चक्र के बाहर मिल गया तो क्या वो उसको मार डालेगी? विक्रम के इस प्रश्न का जवाब देते हुए लोकनाथ जी उसको बोलते हैं, हाँ, मार ही डालेगी। बड़े पंडित जी, आप और रामदेव सारे गांव वालों को बता देना कि शाम 7 बजे के बाद सब कोई अपने अपने घरों में ही रहेंगे, कोई भी बाहर न रहे। जी लोकनाथ जी, हम ये सूचना सारे गांव वालों तक पहुंचा देंगे। फिलहाल मैं और रामदेव काले तिल और काले सरसों का इंतजाम करते हैं। ये सुनकर विक्रम बड़े पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, आपके गांव में किसी से पास इतना तिल और सरसों है तो ठीक है, वरना आप कहो तो मैं इन चीजों का बंदोबस्त करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को शहर जाना होगा। सरसों तो गांव में मिल जाएगा, पर तिल शायद इतना न हो। रामदेव उसको बताता है। जिस पर रामेश्वरम जी बोलते हैं, काला तिल ना हो तो भी चलेगा, बस आप काले सरसों का प्रबंध करो। रामदेव ने कुछ घंटों के भीतर ही काले सरसों के दानों का इंतजाम कर दिया था। वो उन काले सरसों के दानों को सामुदायिक भवन के बरामदे में रखवा दिया था। रामेश्वरम और लोकनाथ जी ने उन सरसों के दानों को अभिमंत्रित कर गांव की सीमाओं की ओर चल देते हैं।
हालांकि रूपपुर गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी उन्हें ऐसा करने में कई घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं चलता हूँ। रामदेव जी, अगर आपको मेरी किसी भी काम में मदद चाहिए तो मुझे बस एक बार फोन कर देना। इतना कहकर इंस्पेक्टर विक्रम वहाँ से चला जाता है। अब हमें भी चलना चाहिए बड़े पंडित जी। हमें गांव वालों को भी बताना है कि शाम होते ही सब अपने घरों में चले जाएं और रात भर उन्हें अपने घरों में ही रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें रात भर घर में ही रहना है। रामदेव बड़े पंडित जी को देखते हुए कहता है। इसके बाद रामदेव और बड़े पंडित जी भी रामेश्वरम जी और लोकनाथ जी को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली में जय और बाकी सब बगीचे में थे। वीरू, तुमने मुझे जितना बताया है उससे ये बात तो पक्की है कि वो खूनी डायन उन मासूम बच्चों को अपने किसी खास मकसद के लिए अपना शिकार बना रही थी या कर रही है? अमृता वीरू से कहती है। सुनकर जय अमृता से पूछता है, मकसद? कैसा मकसद अमृता? आखिर वो अपना कौन सा मकसद पूरा करना है जिसके लिए वो बच्चों को मार रही है? जिस पर अमृता उसको कहती है, ये तो मुझे पता नहीं जय, उसका मकसद क्या है? वैसे क्या तुम लोगों को पता है इस गांव में अभी कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 6 महीनों से कम है? जिस पर जय उसको बोलता है, ये हमें कैसे पता होगा? हम लोगों को इस गांव में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इतना बोलकर जय वीरू से पूछता है, वैसे वीरू क्या तुझे पता है इस बारे में? जिस पर वीरू उसको बताता है, नहीं यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बारे में कल पता लगा लूंगा। वैसे इन बच्चों का पता लगाकर तुम क्या करोगी अमृता? जय अमृता से पूछता है। जिस पर अमृता उसको बताती है, अगर हमें ये पता चल जाए कि अभी इस गांव में कितने बच्चे हैं तो शायद हम उनको बचा पाए। अमृता की ये बात सुनकर प्रिया उससे पूछती है, हम उन बच्चों को कैसे बचाएंगे अमृता? कहा वो एक खूनी डायन और कहा हम सब साधारण इंसान। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है प्रिया, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो उस डायन को रोक सकती है, लेकिन उसे यहाँ ला पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने जगह से बहुत कम ही बाहर निकलती है। अमृता बाकी सब की ओर देखते हुए बोलती है। तभी जय उससे बोलता है, तुम किसकी बात कर रही हो अमृता? जरा हम सबको डिटेल में बताओ। मैं बात कर रही हूँ देवमाया की, जो एक बहुत ही बड़ी तंत्रिका है। मैं देवमाया से तब मिली थी जब मैं किसी काम से मायापुर गई थी। अगर हम लोग किसी तरह देवमाया को यहाँ लाने में कामयाब हो गए तो शायद हम उस खूनी डायन को रोक सकते हैं। अमृता उनको बताती है। उसकी ये बात सुनकर जय बोलता है, तो देर किस बात की अमृता, चलो आज ही हम मायापुर के लिए निकल जाते हैं। वर्टिकल बार, नहीं आज हम लोग नहीं जा सकते। देव माया के पास जाने से पहले हमें कुछ चीजों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि हमें अगर देव माया को अपने साथ यहाँ लाना है तो सबसे पहले हमें देव माया को खुश करना होगा। अमृता जय को रोकते हुए बोलती है, खुश करना होगा? देव माया को खुश करना होगा? ये तुम क्या कह रही हो अमृता? देव माया कोई छोटी बच्ची है क्या जो उसे यहाँ लाने के लिए उसको खुश करना होगा? वैसे उसको हम खुश कैसे करेंगे, ये भी बता ही दो अमृता। कार्तिक थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अमृता से बोलता है। अमृता कार्तिक के इस सवाल का जवाब देते हुए उसको बताती है, दोस्तों देखो, देवमाया एक बहुत ही बड़ी तांत्रिक है और वो माँ काली की बहुत बड़ी उपासक है। उसके पास न जाने कितनी शक्तियाँ हैं। वो उन शक्तियों के बल पर न जाने कितनी आत्माओं को अपने वश में किया है। इतना ही नहीं, कार्तिक, मायापुर के लोग कहते हैं देव माया किसी की जान बचा भी सकती है तो वो किसी की जान ले भी सकती है। अमृता ने अभी इतना बोला ही था कि वीरू उसको टोकते हुए बोलता है, हाँ मैंने भी इस देव माया के बारे में सुना है, लेकिन उससे मिलना इतना आसान नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो वीरू, इसलिए तो मैं कह रही थी कि देव माया को हमें खुश करना होगा। हमें उस देव माया को विशेष भेंट देकर उसको खुश करना होगा। अमृता वीरू की ओर देखकर बोलती है, विशेष भेंट देना होगा? किस तरह की विशेष भेंट उसको देना होगा अमृता? जय अमृता से पूछता है, जिस पर अमृता उसको बताती है, बता रही हूँ जय, हमें देव माया को अगर खुश करना है तो हम लोगों को उसे काले रंग के 3 जानवर देने होंगे। अभी अमृता ने इतना बोला ही था कि वीरू बीच में ही बोल पड़ता है, हाँ अमृता तुम सही कह रही हो, मैंने भी यही सुना था। सुना क्या, देखा भी था। तूने कहा देखा था वीरू? जय वीरू से पूछता है, जिस पर वीरू उसको बताता है, जय तुझे याद है वो किशोर काका जो बगल वाले गांव में रहते हैं? एक बार उनके पोते की तबीयत बहुत खराब हो गई थी।
जिस कारण किशोर काका उसको मायापुर लेकर गए थे। देव माया के पास उनके पोते को देखकर देव माया ने बताया था उस बच्चे पर किसी चुड़ैल का साया था। देव माया ने उस बच्चे को ठीक तो कर दिया था, लेकिन बदले में देव माया ने उनसे काले रंग के जानवर मांगे थे। किशोर काका ने देव माया को काले रंग का एक बकरा, एक मुर्गी और एक काले रंग का कबूतर दिया था। हालांकि देव माया उनसे और जानवर मांग रही थी, पर किशोर काका ने किसी तरह उसको समझा दिया था कि वो और जानवर नहीं दे सकते। तभी अमृता बोल पड़ती है, हाँ वीरू, मैं भी यही कहने वाली थी। अगर हम लोगों को देव माया को यहाँ लाना है तो हम लोगों को कम से कम 5 जानवर देने ही होंगे, वो भी काले रंग के। क्या जय और उसके दोस्त काले रंग के जानवरों का इंतजाम कर पाएंगे? क्या खूनी डायन अब गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी? ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करें। अगले